हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वमित महाजन वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो अर्जुनास, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जब जानते हैं कि एक पी ब्लॉक हमारा चैप्टर बचा हुआ है जिसके हमने रिकॉर्डेड लेक्चर देने हैं। धीरे धीरे इस चैप्टर को भी आप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन ग्रुप, दैट इज 13th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले 13th ग्रुप के एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पी ब्लॉक दो हिस्सों में बटा हुआ है। 13th एंड 14th ग्रुप जो है वो क्लास 11th में है। 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप जो है वो क्लास 12th का पार्ट है। तो ऑब्वियसली हमें क्लास 11th का हिस्सा दैट इज 13th एंड 14th ग्रुप पढ़ना है। 13th ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, और इसके नीचे एक और आएगा जो इसका एटॉमिक नंबर 113 होगा, जो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। तो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये याद पूरा आपको करवाया हुआ, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में लास्ट क्लास एक ली थी, अगर आपको याद हो तो। 13th ग्रुप के एलिमेंट्स को बोरॉन ग्रुप की फैमिली भी बोला जाता है, और कारण यही है कि पहला ग्रुप जो है वो कौन सा है, बोरॉन ग्रुप है। इस पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, दैट इज थैलियम। थैलियम इज नोन एज दिस, क्या ये सर, इस एनिमल का नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस। क्या आपने इतना तो मेरे ख्याल से पढ़ा ही होगा। डक बिल्ड प्लेटिपस उन एनिमल्स में से है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच में, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज रेप्टाइल्स की शो करता है, कुछ मैमल्स की शो करता है। सिमिलरली थैलियम भी है। थैलियम जब डिस्कवर हुआ था ना, कहीं कहीं इसकी प्रॉपर्टीज सिल्वर के साथ सिमिलर थी, तो लोग कहते हैं सिल्वर वाले ग्रुप में आएगा। कहीं इसकी प्रॉपर्टीज, कई सालों तक तो लोग यही मानते रहे इसकी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स, यस, ग्रुप 1 के मेटल्स के साथ सिमिलर थी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। कहीं शुरू के पीरियोडिक टेबल में तो थैलियम उसी ग्रुप में रखा जाता था। तो थैलियम की काफी सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग ग्रुप से सिमिलर होती थी, स्पेशली एल्कली मेटल से सिमिलर होती थी। इस कारण इसे पीरियोडिक टेबल का डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहा जाता है। थैलियम के बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बट नटोरियस सी बातें हैं। आपने एक रूलर का नाम सुना होगा, दैट इज सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जो है लोगों को मारने के लिए थैलियम पॉइजनिंग की तरह थैलियम पॉइजन का यूज करता था। थैलियम का कौन सा कंपाउंड है जो पॉइजन की तरह यूज होता है, दैट इज थैलियम सल्फेट। ये पॉइजन की तरह काम करता है। सद्दाम हुसैन वगैरह इसी का यूज करते थे और बहुत सारे लोगों की जान ली गई। सद्दाम हुसैन ही नहीं, एक फेमस राइटर हुई हैं, उनका नाम है अगाथा क्रिस्टी। अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर। उनका एक नॉवल है, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, द पर्ल रोज। उसमें उन्होंने थैलियम, स्टोरी है वो, ठीक है, उसमें उन्होंने थैलियम पॉइजनिंग जो है इतनी डिटेल में पढ़ा रखी थी कि नॉवल जब मार्केट में आ गया उसके कई साल बाद अगाथा क्रिस्टी की डेथ भी हो गई। और एक बच्चा जिसको थैलियम पॉइजनिंग हुई थी वो हॉस्पिटल में एडमिटेड था, पर डॉक्टर्स को पता नहीं था कि थैलियम पॉइजनिंग हुई है। उसी हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स थी और वो अगाथा क्रिस्टी का वही नॉवल पढ़ रही थी, द पर्ल रोज। ठीक है, और उसमें थैलियम पॉइजनिंग इतनी डिटेल में उसने पढ़ा के रखा था, अपनी स्टोरी में लिख रखा था। खासकर थैलियम पॉइजनिंग वगैरह से बाल वगैरह झड़ने लगते हैं। तो नर्स ने डॉक्टर्स को बताया कि हो सकता है ये जो बच्चा है जिसका हम ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग पा रहा कि क्या प्रॉब्लम हुई है और क्या प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है, मुझे लगता है शायद ये थैलियम पॉइजनिंग का केस हो सकता है, चलिए इसे चेक करके देखते हैं। और वाकई ऐसा पाया गया। उन्होंने चेक करके देखा थैलियम पॉइजनिंग के लिए, थैलियम उसकी बॉडी के अंदर पाया गया। उस बच्चे की जो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट है उसको चेंज किया गया और बच्चे को बचाया गया। तो सोचिए कैसे एक राइटर अपनी डेथ के बाद भी किसी इंसान की जान बचाने में कामयाब हुआ। उसी के बारे में एक हमने एक फिनोमेना लिखा भी हुआ है, डिड यू नो, डिस्पाइट बीइंग डेड फॉर ओवर अ ईयर, फेमस ऑथर अगाथा क्रिस्टी सेव्ड ए बेबीज लाइफ इन 1977। हर नॉवल द पेल हॉर्स डिस्क्राइब्ड द थैलियम पॉइजनिंग सो वेल। इतनी अच्छे तरीके से उसने अपने नॉवल में लिख रखा था कि जो नर्स रीड कर रही थी
और एक बच्चे को ट्रीट भी कर रही थी, हालांकि उसको डायग्नोज नहीं कर पा रही थी कि उसे प्रॉब्लम क्या हुई है। द बेबी वॉज इमीडिएटली टेस्टेड, दे फाउंड ट्रेसिस ऑफ थैलियम, डॉक्टर चेंज द ट्रीटमेंट एंड हर लाइफ हैड बीन सेव्ड बाय एन ओल्ड मर्डर मिस्ट्री नॉवल। ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये अगाथा क्रिस्टी की ही हैं। तो सोचिए लोग पढ़ते क्या है और उसका यूज कहां पर होता है। मैं आपको दिखाता भी हूं, मेरे पास एक बहुत ही फेमस बुक भी है जिसका नाम क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ मर्डर बाय जॉन एम्सले। इसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर दे रखा है रिगार्डिंग द थैलियम। मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। थैलियम के नीचे लिखा हुआ है ड्राइविंग यू हेयरलेस, थैलियम इन द ह्यूमन बॉडी, डिस्कवरी ऑफ थैलियम, थैलियम इन नेचर एंड इट्स यूजेस, मेडिकल यूजेस एंड कमर्शियल अब्यूजेस ऑफ थैलियम। जो मैंने बताया थैलियम पॉइजन की तरह यूज किया जाता है, थैलियम एज ए होमिसाइडल एजेंट, टू क्लेवर बाय हाफ, सद्दाम हुसैन सीक्रेट वेपन एंड इसके एंटीडोट्स क्या हैं। इसका एंटीडोट भी हम लोग पढ़ेंगे। एंटीडोट मतलब जब थैलियम की पॉइजनिंग हो जाती है उसमें ट्रीटमेंट कौन सा दिया जाता है, वो भी कंपाउंड हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है एटॉमिक रेडियस। यार ये सबको पता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। बट अगर आपने पीरियोडिसिटी बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर रखा है तो आपको पता होगा कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। रीजन याद है? अरे रीजन याद है? पीरियोडिसिटी रिवाइज भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये देखिए, ये गैलियम का, देखिए बोरॉन से एल्यूमिनियम जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, नो इश्यूज। बट जब एल्यूमिनियम से गैलियम जाएंगे साइज क्या होता है, डिक्रीज या ऑलमोस्ट सेम रहता है। रीजन याद है? गैलियम से पहले कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते थे सर? डी ब्लॉक वाले, जिनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम। शील्डिंग इफेक्ट कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम top to bottom, size increases, but gallium has smaller size than aluminium, as gallium is present after क्या, d block elements, therefore weak shielding effect, therefore effective न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ठीक है। वैसे टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा बट गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। पढ़ रखा है सर हमने पीरियोडिसिटी में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पीरियोडिसिटी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। चलो आज ऐसा करते हैं, आज इसी के साथ आपको असाइनमेंट देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एंड पीरियोडिसिटी का, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है। और उसमें जेई मेन 2021 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे इसके साथ आपको एक अटैच पीडीएफ में मिल जाएंगे। मेक श्योर करिएगा कि उस पीडीएफ को सॉल्व करने से पहले आपने सारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो रिवाइज कर रखा हो, तभी उसको अटेम्प्ट करिएगा। चाहे कल अटेम्प्ट कर लीजिए, परसों अटेम्प्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट पहले रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको टेस्ट की तरह लीजिएगा, आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ये भी पढ़ रखा है हमने। 13th ग्रुप का कोई भी बेटा एलिमेंट हो, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन यही होगी, NS2 NP1, NS2 NP1। N का मतलब आउटर मोस्ट शेल, N का मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल की S सब शेल फुली फिल्ड, आउटर मोस्ट शेल की P सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। समझने वाले समझ गए होंगे, बट थोड़ा फिर भी ये भी पढ़ा रखा है जी क्लासिफिकेशन में। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और नीचे वही एटॉमिक नंबर 113 वाला। इसके लास्ट में क्या होगा सर? 2s2 2p1, यही है ना, NS2 NP1। इसके लास्ट में क्या होगा सर? 3s2 3p1। सर इसके लास्ट में क्या होगा? 4s2 4p1। सर इसके लास्ट में क्या होगा? 5s2 5p1। सर इसके लास्ट में क्या होगा? 6s2 6p1। और इसके लास्ट में क्या होगा? दैट इज 7s2 7p1। ठीक है,
तो ये रही इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। ओके, गॉट इट। नाउ वी गोना टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो टॉप टू बॉटम जाएं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, बट इस ग्रुप में ऐसा नहीं होता। ऑन मूविंग फ्रॉम, इसका थोड़ा सा हिंट दिया भी था क्लासिफिकेशन में, बोरॉन टू एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी भी चाहिए। सर साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। पता ही है साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसमें हॉर्स पढ़ा था, हॉर्स का एस का मतलब साइज ही था, साइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। ठीक है सर, बट आफ्टर क्या, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, स्लोली कह लो या मार्जिनली वुड बी ए बेटर वर्ड, मार्जिनली थोड़ी सी बढ़ेगी बट थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, पहले बोरॉन से एल्यूमिनियम आने तक डिक्रीज, एल्यूमिनियम के बाद थोड़ी सी क्या होगी, इंक्रीज। सर क्यों इंक्रीज होगी, चलो ये तो समझ आ गया, बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने पर साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, समझ गए। बट एल्यूमिनियम के बाद गैलियम जाओ, इंडियम जाओ, थैलियम जाओ, ये थोड़ी बढ़ती जा रही है। सर क्यों बढ़ती जा रही है, गैलियम से पहले डी ब्लॉक के शील्डिंग इफेक्ट कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। इंडियम से पहले डी ब्लॉक के वही सेम रीजन। थैलियम से पहले डी ब्लॉक वाले भी हैं, एफ ब्लॉक वाले भी हैं, इनका तो शील्डिंग इफेक्ट और कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा, थैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। क्या क्या क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमने रिवाइज कर रखा है, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कुछ ऐसा था, बिट टू गई, याद है, आज पढ़ेंगे भी वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पढ़ेंगे भी, बिट टू गई याद है, बोरॉन फिर थैलियम फिर गैलियम फिर एल्यूमिनियम फिर इंडियम। जब मैंने वो ऑर्डर पढ़ाया था मैंने आपको बोला भी था बिट्टू एक यूनिसेक्स नेम होता है, लड़कों का भी होता है लड़की का भी होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में बिट्टू गई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में बिट्टू आएगा। दैट इज सबसे ज्यादा बोरॉन की, फिर थैलियम की ज्यादा होगी, इवन गैलियम इंडियम से भी ज्यादा हो जाएगी। कारण पता है, थैलियम से पहले डी ब्लॉक वाले भी हैं, एफ ब्लॉक वाले भी हैं, शील्डिंग इफेक्ट कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। फिर एल्यूमिनियम के बाद तो बताया था इंक्रीज होगी, इंडियम की गैलियम से ज्यादा और सबसे कम एल्यूमिनियम की। पेपर में कई बार ये ऑर्डर भी आया हुआ है, पेपर में कई बार ये भी पूछा गया लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द 13th ग्रुप इज, दैट इज एल्यूमिनियम, दैट इज एल्यूमिनियम। तो इधर से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज, क्या होगी, डिक्रीज। डेंसिटी हम सबको पता है, टॉप टू बॉटम जाते हुए डेंसिटी होता है किसके बराबर है, मास बाय वॉल्यूम। हम सबको पता है कि टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या साइज इंक्रीज होता है, जनरल बात कर रहे हैं, आंसर है यस। ठीक है, साइज इंक्रीज होगा तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगी, यस। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। क्या टॉप टू बॉटम जाने पर हम सबको पता है कि मास इंक्रीज होगा, यस सर। एटॉमिक मास क्या होता जा रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। अगर मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो दो ऑपोजिट फैक्टर लग रहे हैं, एक डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, दूसरा डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। जनरली पी ब्लॉक के अंदर टॉप टू बॉटम जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि मास का फैक्टर बड़ा है और वॉल्यूम का फैक्टर जो है वो क्या है, छोटा। ठीक है, सो टॉप टू बॉटम जाएंगे, डेंसिटी increases from top to bottom as increase in mass is more
as compared to increase in volume. नेक्स्ट बात करेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका वेरिएशन है क्या कि पहले अगर आप बोरॉन से गैलियम जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम boron to gallium and then increases from बोरॉन से गैलियम डिक्रीज होगा और तो फिर इंक्रीज होगा कहां पे, फ्रॉम इंडियम टू थैलियम, देन इंक्रीजेस आफ्टर गैलियम। बोरॉन का अनयूजुअली बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बोरॉन का अनयूजुअली बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसका रीजन है उसकी स्ट्रक्चर दैट इज आइकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर। इसके अंदर B12 यूनिट्स होते हैं। B12 समझ गए होंगे, बोरॉन के 12 एटम्स हैं, आपको नजर आ भी रहे होंगे। यहां पर ये एक पेंटागन है, ऊपर 1 1 2 3 4 5 और एक इसके ऊपर है, 6 हो गए। सिमिलरली नीचे भी एक पेंटागन है, 1 2 3 4 5 और एक इसके ऊपर होगा। ऊपर कहना ऊपर कह लो, नीचे कहना नीचे कह लो। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, आइकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर। इस आइकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर के कारण बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट अनयूजुअली बहुत ज्यादा हाई होता है। सो बोरॉन हैज unusually extremely high melting point due to its icosahedron structure। ठीक है, आइकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर ये बनी हुई है आपके सामने, आइकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर। इसके कारण बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक, एक और बात करनी है यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी, वो गैलियम के बारे में करनी है आपको। गैलियम के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं ना कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। इवन अगर आप उसे अपने हाथ में रखेंगे, ठीक है, तो हाथ पे ही वो गैलियम जो है मेल्ट हो जाता है। क्यों? गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप अप्रोक्सीमेटली 29 डिग्री सेल्सियस मान सकते हो, 28 और 30 का एवरेज। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मान लेते हैं 28 से 30 के बीच में। हाथ का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही आप गैलियम को अपने हाथ में रखेंगे, क्या होगा, गैलियम क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, गैलियम हैज एक्सट्रीमली लो मेल्टिंग पॉइंट, 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लें, 28 extremely low melting point, therefore it melts in hand। ठीक है सर, बट गैलियम के बारे में एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात होती है, वो क्या है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली लो, बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होने के कारण, ठीक है, गैलियम जो है हाई टेम्परेचर थर्मामीटर्स में यूज किया जाता है। समझ गए ना क्यों? क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर थर्मामीटर्स में यूज किया जा सकता है ना? समझ गए होंगे मेरे ख्याल से उस बात को। गैलियम हैज एक्सट्रीमली, ये तो हमने लिख ही दिया ऊपर,
and it has extremely high boiling point. Therefore, it is used in high temperature थर्मामीटर्स। सर मरकरी भी तो यूज किया जा सकता है, सही कह रहे हैं आप, बट मरकरी वाला जो थर्मामीटर होता है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब शुरू करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीजन क्या होगा, वही एक एलिमेंट की एक एटम की दूसरे एटम से जो इंटरेक्शंस हैं वो वीक होती जाएंगी। क्यों वीक होती जाएंगी, क्यों, क्योंकि साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है सर। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी काफी इंटरेस्टिंग है। 13th ग्रुप में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी में हमने ये काफी डिटेल में पढ़ा था। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं एक बार आपको पीरियोडिक टेबल दिखा के आपको एक ब्रीफ रिमाइंडर दे देता हूं। दैट इज कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज, तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। ऐसा बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने पर होता भी है, बट एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पर क्या बोला था कि साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज, जिसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और रीजन क्या था, रीजन क्या था, गैलियम से पहले डी ब्लॉक वाले थे जिनका वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ऐसा ही इंडियम से थैलियम जाने पर भी होता है ना। इंडियम से पहले तो डी ब्लॉक वाले हैं सर, तो थैलियम से पहले भी तो डी ब्लॉक वाले हैं। अरे थैलियम से पहले डी वाले भी हैं और एफ वाले भी हैं, जिनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बहुत ज्यादा। इसी कारण थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंडियम से बहुत ज्यादा। क्या आपको याद है, इसको हमने एक निमोनिक से याद किया था जिसका नाम क्या था, दैट इज बिट टू गई। जो कैपिटल लेटर्स में लिखे उनका मतलब है, स्मॉल लेटर वालों को कोई मतलब नहीं है। दिस इज बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। थैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंडियम से तो ज्यादा होती है, गैलियम और एल्यूमिनियम से भी ज्यादा हो जाती है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। इसका रीजन जो है, ऑब्वियसली ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसका रीजन एज इट इज मैंने वर्बली तो यहां पे एक्सप्लेन किया। अगर आप क्या कहते हैं नहीं लिखो तो लिखवाया हमने। चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। आगे बढ़ते, ऑक्सीडेशन स्टेट। इतनी बात तो सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इनकी क्या है, NS2NP1, बोरॉन के लिए 2s2 2p1, एल्यूमिनियम के लिए 3s2 3p1, पता ही है, गैलियम के लिए 4s2 4p1, इंडियम के लिए 5s2 5p1 और थैलियम के लिए 6s2 6p1। नीचे 113 वाले के लिए 7s2 7p1, बट वो रेडियो एक्टिव है, कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को लिख लेते हैं, चलो बोरॉन को लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 5 होता है, यस, 1s2 2s2 2p1। ऑब्वियसली ये हमने ग्राउंड स्टेट में लिखा है। क्या राइट नाउ आपको सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, यस, तो इसका मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड कितनी बना सकता है, एक। तो बोरॉन जो है राइट नाउ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1 शो करेगा। कौन सी शो करेगा, +1। बट अगर 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 ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से अनपेयर हो जाए, अनपेयर करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा, अगर अनपेयर हो गया तो क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2s1 2p2, यस। क्या 2s1 2p2 का मतलब यही होगा।
कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दैट इज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्यों? क्योंकि अब 3 बॉन्ड बना सकता है। देखिए ये +1 शो करेगा या +3 शो करेगा, ये डिपेंड पता है किसके ऊपर करता है, जो एनर्जी चाहिए अनपेयर होने के लिए, जो एनर्जी चाहिए अनपेयर होने के लिए। और जब भी कोई 3 बॉन्ड्स बनेगी वहां से एनर्जी रिलीज होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, अनपेयर करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। यस, जब भी कोई एलिमेंट 3 बॉन्ड बनाएगा या जितने भी बॉन्ड बनाता है, जब भी बॉन्ड्स बनती है एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, जब 3 बॉन्ड बनेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। जो अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई, 3 बॉन्ड बनाने पर जो एनर्जी रिलीज होगी अगर वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है यार, आपके पास 100 रुपीज है, सो इट मींस 100 रुपीज कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम योर पॉकेट। ठीक, यही है, किसी भी चीज को परचेज करने के लिए 100 रुपीज है तो आप 100 रुपीज आप रिलीज कर सकते हैं अपनी पॉकेट से। ठीक, आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जिसका प्राइस 80 रुपीज है, ठीक, तो क्या आप वो चीज परचेज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिकॉज द अमाउंट रिलीज फ्रॉम योर पॉकेट इज 100 विच इज मोर एज कंपेयर टू अमाउंट रिक्वायर्ड, मनी रिक्वायर्ड टू परचेज दैट प्रोडक्ट विच इज 80। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। बट अगर अगर मान लीजिए जेब में है 100 रुपए, ठीक है, चीज चाहिए 200 रुपए वाली, तो क्या वो परचेज कर सकते हैं हम? आंसर है नो। ठीक है, सेम इज द केस हियर। अगर एनर्जी रिलीज्ड बाय मेकिंग 3 बॉन्ड्स इज मोर एज कंपेयर टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली अनपेयर हो जाएगा। अनपेयर होने का मतलब है 3 बॉन्ड बनाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तब कौन सी बनाएगा? वो 1 बॉन्ड बनाएगा। ठीक सर, ये तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमें, ठीक है। बट ये बताओ कि बोरॉन कौन सी बॉन्ड बनाएगा? प्लस आई मीन 3 बनाएगा या 1 बनाएगा? बोरॉन के केस में एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन कम होती है, एनर्जी रिलीज्ड बाय 3 बॉन्ड्स ज्यादा होती है, तो बोरॉन कौन सा शो करेगा? बोरॉन शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सर एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा? नियॉन 3s2 3p1। ये फिर अनपेयर कर रहे हैं, एल्यूमिनियम इन एक्साइटेड स्टेट, ऊपर ग्राउंड स्टेट में लिखा है। एल्यूमिनियम के केस में अनपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी एल्यूमिनियम कहता है थोड़ा मुश्किल, तो एज कंपेयर टू बोरॉन थोड़ा अनपेयर करना मुश्किल तो है, बट फिर भी एल्यूमिनियम कहता है कि चलो यार मैं अनपेयर हो जाऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम भी +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, बट +1 भी शो करेगा, +1 भी शो करेगा, बट ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? +3। सर इसके नीचे गैलियम होता है, उसके केस में अनपेयर करना और मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी वो बात मान जाएगा कि चल यार ठीक है, तू कहता है तो मैं तेरी बात मान जाता हूं, ठीक है, तो उसके केस में भी अनपेयर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गैलियम भी +1 +3 दोनों शो करेगा, बट ज्यादा स्टेबल +3 होगी। सर गैलियम के नीचे इंडियम होता है, इंडियम के केस में तो इतना मुश्किल हो जाता है अनपेयर करना, बट बड़ी मुश्किल से ना, मिन्नतें करने के बाद इंडियम का इलेक्ट्रॉन भी मान जाता है कि चल यार मैं भी अनपेयर हो जाता हूं। ठीक है, तो इंडियम भी दोनों शो करेगा +1 और +3, बट +3 उसकी भी ज्यादा स्टेबल होगी। थैलियम ठहरा ढीठ। ठीक है, थैलियम कह रहा भाई मैं तो अनपेयर होऊंगा ही नहीं, जो तुम्हें करना है कर लो। जो थैलियम का होगा ना 6s2 6p1 वाला, जो उसका s ऑर्बिटल है, वो इतना जिद्दीपन होगा, वो कहेगा नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करूंगा, नहीं अनपेयर होऊंगा, नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, जो करना है वो तुम कर लो। ठीक है, तो थैलियम के केस में अनपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी कि नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज बाय 3 बॉन्ड्स इज लेस एज कंपेयर टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन। तो थैलियम के केस में कौन सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी? +1। कौन सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी? +1। ठीक है, बाकी सबकी कौन सी है? +3। बोरॉन की +3, एल्यूमिनियम की भी ज्यादा स्टेबल +3, गैलियम की भी +3, इंडियम की भी +3, बट थैलियम के केस में +1 ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। टॉप टू बॉटम जाएंगे, +3 इन सब की +3 मोर स्टेबल होगी,
+1 मोर स्टेबल होगा। हालांकि ये भी +3 शो करता है, ये भी +1 शो करता है, ये भी +1 शो करता है, ये भी +1 शो करता है, ये तो शो ही नहीं करता +1। ठीक है, ये तीनों दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, बट ज्यादा स्टेबल कौन सी है? +3। इसके बारे में बात करें, दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, बट ज्यादा स्टेबल कौन सी है? +1। सर ऐसा जो है टॉप टू बॉटम जाने पर आप देख रहे हैं कौन ज्यादा स्टेबल होता जा रहा है? सर +1 ज्यादा स्टेबल होती जा रही है। सर क्यों ज्यादा स्टेबल होती जा रही है? क्योंकि बोरॉन का 2s बड़े आराम से मान जाता है। बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर लूंगा। एल्यूमिनियम वाला थोड़ा जिद्दीपन करता है पर फिर भी मान जाता है। गैलियम वाला और ज्यादा जिद्दीपन है ना, बट मान जाता है। इंडियम वाला और जिद्दीपन है, मान जाता है। बट कुछ होते हैं थैलियम जो कि मानते नहीं है। जैसे ना ये देखो, होता नहीं है क्या कि गर्मी की छुट्टियों के बाद है ना स्कूल जाना होता है। ठीक है, तो कईयों को इतना आलस होता है, ठीक है, कि है ना घर से उठ के स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। ठीक है, बोरॉन अच्छा सा बच्चा है, ठीक है, मान गया होगा कि चलो पापा आप कह रहे हो इतने दिनों में स्कूल जाना है तो मान जाता हूँ। एल्यूमिनियम ने थोड़े नखरे किए, नहीं नहीं मैं नहीं स्कूल जाऊंगा, है ना, आलसपन तो आ ही जाता है 2 महीनों में। ठीक है, बट फिर भी मान गया ना, पापा ने एक आध बार डांटा, है ना। इंडियम को एक आध रसीद किया तब भी मान गया, सॉरी गैलियम को एक आध रसीद किया तब भी मान गया, इंडियम को 2-3 रसीद किए तब भी मान गया। थैलियम ठहरा ढीठ, ठीक है, हैवी पॉइजन, आपको पता ही है ना, माना ही नहीं, कहते ही रह गए घर वाले कि भाई मान जा मान जा मान जा, माना ही नहीं, बस वही है जी। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या s ऑर्बिटल का रिलक्टेंस, s ऑर्बिटल का रिलक्टेंस, जिद्दीपन जो है, क्या वो बढ़ता जा रहा है? यस। और वो हमेशा यही कह रहा है कि मैं बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करूंगा। इसी को बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more stable on moving from top to bottom। और सर इनर्ट पेयर इफेक्ट की अगर डेफिनेशन बोलो तो यही जो जिद्दीपन है s ऑर्बिटल का, इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? रिलक्टेंस, जिद्दीपन, reluctance of s orbital to take part in bond formation, to take part in bond formation is known as inert pair इफेक्ट। और ये जो जिद्दीपन है टॉप टू बॉटम आने पर क्या वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। इवन अगर आप देखेंगे जैसे पेपर में ये मैंने डेफिनेशन तो लिख ही दी है आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट की, बात नहीं करेंगे इसके बारे में। अच्छा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ट्राइक्लोराइड, इसमें +3 है और इसमें +1 है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। थैलियम की कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? सर +1 ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ठीक है, और बात करें जैसे कोई आपसे ये पूछ ले इंडियम क्लोराइड और इंडियम ट्राइक्लोराइड, ये कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इंडियम यहां पर +1 है, यहां पर +3 है। आपको पता है कि इंडियम का सिर्फ 13th ग्रुप में सिर्फ थैलियम ही है जिसका +1 ज्यादा स्टेबल होता है, बाकी सबका कौन सा स्टेबल होता है? +3 ज्यादा स्टेबल होता है। सो दिस वन इज मोर स्टेबल। इसी कारण ये जो है ना, ये चाहे कौन सी हैलाइड हो, गैलियम हैलाइड्स हो या इंडियम हैलाइड्स हो, +1 वाली ऑब्वियसली +1 वाली, ठीक है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगी। हाँ अनस्टेबल होंगी, इसी कारण ये टूट जाएंगी सॉल्यूशन के अंदर, टूट जाएंगी किसमें? गैलियम में और गैलियम ट्राइहैलाइड में। स्टेबल हो गई ना इंडियम में और इंडियम ट्राइहैलाइड में। ठीक है,
केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ना है हमें रिएक्शन विद एयर। सबसे पहले बात करेंगे बोरॉन के बारे में। बोरॉन की कई फॉर्म्स पाई जाती हैं, क्रिस्टलाइन बोरॉन, अमरफस बोरॉन, ठीक है। क्रिस्टलाइन बोरॉन एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्रिस्टलाइन बोरॉन crystalline boron does not react with air, but जो कौन सा बोरॉन होगा, दैट इज अमरफस बोरॉन। इट रिएक्ट्स विद एयर, ठीक है सर। सर एयर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता क्या है? पहले मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, बाद में नाइट्रोजन की बात करूंगा, अभी बात करेंगे जस्ट 5 मिनट के बाद, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो ऑक्साइड बनाएगा अपनी बोरॉन, एयर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, अपनी ऑक्साइड। कब कब कब? जब बेटा ये बोरॉन कौन सा होगा, अमरफस, ठीक है, समझ आ गया सर। बट बोरॉन के अलावा भी तो 13 ग्रुप में एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में, ठीक है। एल्यूमिनियम के घर पे आपने कुकवेयर भी देखा होगा, हाँ सर देखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। आजकल एक नया आई वुड से टेक्नोलॉजी है, ठीक है, पिछले 5-7-10 सालों में ही ज्यादा डेवलप हुआ है, ठीक है। दैट इज हार्ड एनोडाइज्ड कुकवेयर। एल्यूमिनियम के केस में सर ये क्या है क्या नहीं है, बात करते हैं। नॉर्मल जो एल्यूमिनियम का कुकवेयर होता है उसके ऊपर नॉर्मल एल्यूमिनियम है, ये रहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का नॉर्मल बर्तन है, इसके ऊपर एयर रिएक्ट करके, एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक इनविजिबल लेयर बना लेती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। क्या बोला? एक इनविजिबल लेयर बना लेती है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। इसी कारण कुकवेयर को हम घर पे यूज कर पाते हैं, एल्यूमिनियम कुकवेयर को घर पे यूज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एयर के साथ मिलके एक अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। लिख देते हैं इसको प्रॉपरली कि ये क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है Al2O3 की। अब जब भी इसमें आप खाना बनाओगे, जो भी खाना होगा वो कभी भी एल्यूमिनियम के टच में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बनी हुई है, किसकी? एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, ठीक है। इसे बोलते हैं एनोडाइज्ड होना या प्रोटेक्टिव लेयर बनना। ये लेयर हमारे लिए बहुत काम की है। सर क्यों काम की है? क्योंकि अगर ये कभी भी लेयर ब्रेक हो गई मान लो, ठीक है, तो क्या आपको पता जो भी खाना बनाएंगे वो एल्यूमिनियम के साथ टच में आ जाएगा, एल्यूमिनियम उस खाने में आ जाएगा। एक तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। इसी कारण आजकल मार्केट में आए हुए हैं हार्ड एनोडाइज्ड कुकवेयर। इसमें स्पेशली एल्यूमिनियम के बर्तन पे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है ताकि कभी भी इतनी हार्ड लेयर होती है, वो इतनी हार्ड लेयर चढ़ाई जाती है, सिंथेटिकली करी जाती है, ठीक है। ये तो नेचुरल हो गया, अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनाएंगे, बट ये बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, कभी भी कोई खाना वगैरह इसके साथ चिपक सकता है अगर ये लेयर ब्रेक हो जाए तो। बट हम आर्टिफिशियली इतनी हार्ड लेयर बना देते हैं उसके ऊपर कि अब कभी भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर नहीं टूटेगी, जो मर्जी खाना आप बनाए उसके ऊपर कभी भी एल्यूमिनियम जो मेटल जो है वो आपके खाने में लीच नहीं होगा। तो रिएक्टिविटी भी हमने पढ़ ली और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पढ़ लिया। यूज्ड इन हार्ड एनोडाइज्ड कुकवेयर। सर रिएक्शन बताइए इसकी, लिख तो दी रिएक्शन। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Al2O3। बोरॉन क्रिस्टलाइन तो रिएक्ट नहीं करता था, अमरफस बोरॉन रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा। सर व्हाट अबाउट गैलियम, इंडियम, थैलियम? ये भी बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। रिएक्टिविटी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी बी टॉप टू बॉटम
इंक्रीज होती जा रही है, रिएक्टिविटी विद एयर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि बोरॉन रिएक्ट करेगा तो बोरॉन ऑक्साइड बनाएगा, बहुत मुश्किल से, अमरफस के साथ करता है, क्रिस्टलाइन तो करता ही नहीं है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम रिएक्ट करके गैलियम ऑक्साइड, इंडियम रिएक्ट करके इंडियम ऑक्साइड, थैलियम रिएक्ट करके थैलियम ऑक्साइड। बट क्या आपको पता है थैलियम ऑक्साइड में एक स्पेशलिटी होगी? सर क्या अलग होगा थैलियम ऑक्साइड में? अगर आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने जो पढ़ाया है वो आपने अच्छे तरीके से समझ आया है, तो आपको समझ आ गया थैलियम की ये ऑक्साइड बनेगी +1 वाली। सर क्यों बनेगी +1 वाली? क्योंकि थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है सर। सर बट एयर के अंदर तो ऑक्सीजन भी होता है एज वेल एज नाइट्रोजन भी होता है, तो क्या इनमें से ऑक्सीजन के साथ तो सारे रिएक्ट कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ रही है, समझ गए। बट अगर 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 नाइट्रोजन के साथ कौन रिएक्ट करेगा? नाइट्रोजन के साथ सिर्फ बोरॉन और एल्यूमिनियम रिएक्ट करेंगे, सिर्फ बोरॉन और एल्यूमिनियम रिएक्ट करेंगे, ओनली बोरॉन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइट। ठीक है सर। सर रिएक्शन लिख दो इसकी। बिल्कुल बेटा, जरा बोरॉन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बोरॉन नाइट्राइड, पॉलीमर की फॉर्म में भी होता है ये। एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड। जितने भी मेटल के नाइट्राइड्स हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, पता कहां पे पढ़ रखे हैं? एस ब्लॉक में पढ़ रखे हैं। लिथियम नाइट्राइड पढ़ रखा है, मैग्नीशियम नाइट्राइड पढ़ रखा है। अगर आपने वो चैप्टर रिवाइज किया है तो चाहे लिथियम नाइट्राइड हो, मैग्नीशियम नाइट्राइड हो, उन सब में आपने ये बात देखी थी कि उनमें जब भी वाटर डाला जाता था, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनाते थे, हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनाते थे। यहां पर भी ऐसा ही होगा। जो मेटल होगा, मेटल कौन होगा? ये according to NCERT, boron is a non-metal according to NCERT। यहां पर भी ऐसा ही होगा। जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में बताओ ना किस पे पॉजिटिव है, किस पे नेगेटिव है? सर इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। सिमिलरली वाटर में भी इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। तो जब भी रिएक्शन होगी ये पॉजिटिव वाला, सॉरी बेटा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ। लिख दो, प्रोडक्ट लिख दो। ये Al है, यहां पर OH आएगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया। थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखना है वाटर को तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, थोड़ा और अच्छा लग जाएगा आपको, HOH, है ना। दिस इज +1, वो इसके साथ, ये -1 इसके साथ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बन जाएगा। ठीक है सर। क्या बोरॉन नाइट्राइड के साथ भी ऐसा होगा? नहीं, ये नॉन मेटल क्या है, तो इसके साथ क्या होगा? वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर ऑक्साइड B2O3 मेनली, ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा? थोड़ा NH3, मेनली ऑक्साइड बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। एयर के साथ रिएक्शन हमने पढ़ ली है, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो भी सब हमने पढ़ लिया है। रिएक्शन विद वाटर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन समझने के लिए ना ऐसा करते हैं, पहले तो आपको एक बार याद दिलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने पढ़ा रखी है। क्या वो कुछ ऐसी ही थी? ली के काका ने मांगी अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, फिर इसी के नीचे आएगा, स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं, सीडी को नहीं स्नेह प्रभा ही कुटी होगी आज आओ।
स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि जब ब्रूस ली जिंदा थे तब उनकी मैरिज, एक लड़की थी इंडिया में प्रभा, वो उससे मैरिज करना चाहती थी। जब वो उसके घर पे रिश्ता लेके गए प्रभा के फादर, तो वहां पर जो ली था, ब्रूस ली था, उसके काका मिले और उन्होंने क्या क्या मांगा, ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, मनी भी आना था, अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी को नहीं स्नेह, प्रभा ही कुटी होगी आज आओ, है ना। जब वो वापिस आ गए तो फादर ने बोला कि बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर प्रभा नहीं मानी तो फिर उसकी पिटाई हुई थी, ठीक है। क्या आपको पता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है? यस। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे मेटल्स हैं? यस। तो कोई बताने वाली बात इस पे है नहीं। आप मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, इसमें हमने क्या लगा रखे होते हैं? सर ये मेटल्स लगा रखे हैं हमने या एलिमेंट्स लगा रखे हैं हमने इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। SRP यानी कि इसका SRP सबसे कम है, जो भी सीरीज लगा रखी है इसका SRP क्या है? सबसे ज्यादा। SRP का मतलब पता है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी, खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी। एज अकॉर्डिंग टू NCERT बोरॉन इज ए नॉन मेटल। मुझे बताइए बोरॉन यहां पर कहां प्रेजेंट होगा, कहां प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। यहां इस लिथियम के भी, सॉरी बेटा, लिथियम के भी ऊपर प्रेजेंट होगा, गोल्ड के भी नीचे प्रेजेंट होगा। सर ऑब्वियसली वो गोल्ड के भी नीचे प्रेजेंट होगा, क्यों? मेटल्स दे रखे हैं ना, बोरॉन क्या है? नॉन मेटल, तो ऑब्वियसली उसका SRP है ना, खुद के किसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, मेटल के नॉन मेटल के? सर ऑब्वियसली नॉन मेटल के। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही तो क्या होता है? रिड्यूस। तो क्या आपको पता है बोरॉन जो है वो यहां पर पाया जाएगा, गोल्ड के नीचे, गोल्ड के नीचे कहीं पे भी पाया जाएगा, बट गोल्ड से क्या पाया जाएगा? नीचे पाया जाएगा, ठीक। अब इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसी कारण हमने इसको एक लाइन में लिखा है कि अप टू Fe, यहां तक जितने भी ये एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, दे रिएक्ट विद वाटर इजली। तो आयरन के नीचे जितने भी है, लाइक ये मेटल्स हैं, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, टिन हो गया, ठीक है, और प्रभा दैट इज लेड हो गया, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है, कॉपर एंड मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे नॉर्मल कंडीशंस पे तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। हां, कोई बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन हो, स्टीम रख दो, इसको बहुत ज्यादा हॉट कर दो, तब वो रिएक्ट जरूर कर जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में ये मेटल्स भी रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। अगर ये मेटल ही रिएक्ट नहीं करते तो नॉन मेटल तो पक्का रिएक्ट नहीं करेगा, क्या ना, वो तो और भी इससे नीचे है ना, वो तो और भी उससे नीचे है, ठीक है। तो क्या समझ आया? अप टू Fe सारे रिएक्ट कर सकते हैं वाटर के साथ, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जैसा कि हमें पता है कि जो बोरॉन आएगा वो इससे नीचे आएगा, अगर यही रिएक्ट नहीं कर रहे तो बोरॉन तो पक्का रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, देखो, एज बोरॉन इज प्रेजेंट बिलो गोल्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल series, therefore it does not react with water। चाहे वाटर लिक्विड हो, चाहे वाटर गैस हो, किसी के साथ भी बोरॉन रिएक्ट नहीं करेगा। गैस कहने का मतलब ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टीम, बट अगर बोरॉन वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा, चाहे पानी गर्म हो चाहे पानी ठंडा हो, बट अगर आपने बोरॉन को गर्म कर दिया, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया, दिस इज रेड हॉट बोरॉन, ठीक है, अगर उसका रिएक्शन कराया वाटर के साथ, तब वो रिएक्ट करके ऑक्साइड
और हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है सर, बोरॉन के बारे में पता चल गया कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करता, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, बट अगर आप बोरॉन को गर्म करोगे तब वो रिएक्ट कर जाता है। समझ आ गया, आगे आ गया। सर व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम, व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा? एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा? क्या आपको पता है जो एल्यूमिनियम है वो यहां पर आयरन से ऊपर है, ठीक? तो इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है सर, क्या बनाएगा? बनाएगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बनाएगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी। सर क्यों कम होगी? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर भाई एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। क्या लिखेंगे? एज एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट above iron, therefore it reacts with water. Similarly गैलियम, इंडियम, थैलियम भी वहीं पे आएंगे। सर वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखे नहीं हुए पर आते वो आयरन से ऊपर ही। ठीक है, क्योंकि सर क्यों नहीं लिखे हुए? क्योंकि हम तो सिर्फ जो मोर इंपॉर्टेंट होते हैं मेटल सारे वही लिखते हैं, सब नहीं लिखते, नहीं तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत बड़ी हो जाएगी, याद करना भी मुश्किल हो जाएगा। एज एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट अबव आयरन, देयरफॉर इट रिएक्ट्स विद वाटर। सिमिलरली गैलियम, इंडियम एंड थैलियम रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। जैसे एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे तो कहने को तो आप कह सकते हैं कि यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगी, बट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन बहुत कम होगी। फिर वही, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ना एल्यूमिनियम अपने ऊपर ऑक्साइड की। फॉर्म्ड लेस ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3। सर गैलियम के केस में क्या होगा? वही गैलियम हाइड्रोक्साइड GaOH का होल थ्राइस हाइड्रोजन। इंडियम के केस में भी इंडियम हाइड्रोक्साइड InOH का होल थ्राइस हाइड्रोजन। ठीक है, उनमें प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती। सर थैलियम के केस में क्या होगा? अगर आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छे तरीके से समझ लिया है, आपको पता होगा थैलियम वाटर के साथ रिएक्ट करने पर TlOH का होल थ्राइस नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? TlOH बनाएगा, TlOH। ठीक है, थैलियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, TlOH का होल थ्राइस लिख सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, उसकी क्वांटिटी बहुत कम बनेगी। मेनली क्या बनेगा? TlOH। क्यों? क्योंकि थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है सर, लेट्स टॉक अबाउट एक्शन ऑफ एसिड्स। एसिड्स के साथ ये सारे कैसे रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड्स जो हैं वो जनरली दो तरह के पढ़ते हैं हम, दो तरह के। एक है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नाम से ही पता चल रहा है, और एक है ऑक्सीडाइजिंग एसिड। सर ये कौन कौन से होते हैं? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं बेटा या तो डाइल्यूट HCl या कॉन्सेंट्रेटेड HCl या डाइल्यूट H2SO4। और जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं लाइक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सर इनको ऐसा क्यों बोलते हैं? वाई दे आर कॉल्ड सो? नाम से पता चल रहा है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, जो दूसरों को जनरली ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूं, यानी कि बोरॉन के साथ बात कर रहा हूं, जो दूसरों को जनरली ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। ठीक है,
नॉन मेटल्स के साथ, जो दूसरे मतलब नॉन मेटल्स के साथ। सर क्यों नहीं करते हैं वो बात करिए। क्या आपको पता है यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट सर -1 है, क्लोरीन का -1 है, सल्फर का +6 है। क्या हमने ये पढ़ रखा है क्लोरीन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो सकती है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब अगर 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 क्लोरीन किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, नाम तो लिखा हुआ है नॉन ऑक्सीडाइजिंग नहीं करेगा, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो क्लोरीन ने HCl ने किसी को ऑक्सीडाइज किया, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। क्या आपको लगता है या ये खुद रिड्यूस हो सकता है? Cl खुद रिड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 से नीचे -2 -3 -4 -5 जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अरे भैया, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा, ये खुद रिड्यूस नहीं हो सकता, ना डाइल्यूट HCl हो सकता, ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl हो सकता। सर डाइल्यूट H2SO4 बात करते हैं, रुकिए, इधर आते हैं। हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन का +5 है, नाइट्रोजन का +5 है, सल्फर का +6 है। क्या आपको पता है यहां पर भी नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फर भी यहां पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जो खुद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो दूसरों को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होंगे? रिड्यूस। ऑब्वियसली नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर सकता है, सल्फर भी कम कर सकता है, ठीक है ना, कर सकते हैं, पता है, ठीक है। तो साफ पता चल रहा है कि दे कैन रिड्यूस इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, देयरफॉर ऑक्सीडाइजेस अदर्स, और दूसरों को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। ये दोनों की बात करो पहले, तो ये दोनों की। हियर Cl इज इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl is in minimum oxidation state, therefore can't oxidize others and reduce itself, क्योंकि ऑलरेडी मिनिमम में है, इससे नीचे जा ही नहीं सकता। सर व्हाट अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड? यहां पर तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट होता है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर जो होता है दैट इज ड्यू टू टेंडेंसी टू गिव मोर H पॉजिटिव आयन, टेंडेंसी टू गिव मोर H पॉजिटिव आयन। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग के कारण नहीं होता, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज या खुद रिड्यूस नहीं होता, या दूसरे को रिड्यूस खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करता, ठीक है। दैट इज ड्यू टू टेंडेंसी टू गिव मोर H पॉजिटिव आयन। तो इसकी टेंडेंसी क्या है? ये क्यों नहीं ऑक्सीडाइज कर पाता? क्योंकि ये पानी में डालते ही ज्यादा H पॉजिटिव आयन देने की कोशिश करता है, बस खत्म। क्या हमें ये बात क्लियर हो गई? कौन सी बात सर? कि जब भी नॉन मेटल का रिएक्शन कराएंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ तो होगा नो रिएक्शन। यानी कि अगर आपने बोरॉन का रिएक्शन कराया चाहे डाइल्यूट HCl के साथ, चाहे बोरॉन का रिएक्शन कराया कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, चाहे बोरॉन का रिएक्शन कराया डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तीनों के साथ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम? नो रिएक्शन। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। अभी तो बोरॉन का ही पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर, आप ये बताओ अगर नॉन मेटल का रिएक्शन कराया जाए किसी ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, ठीक है, तो जब भी कोई सा भी नॉन मेटल हो, बोरॉन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई सा भी, किसी की भी बात कर रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, तो हमेशा क्या बनेगा? एक एसिड बनेगा, साथ में कोई एसिडिक गैस रिलीज होगी, और अगर पॉसिबल हुआ तो H2O भी निकलेगा। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल जैसे बोरॉन का रिएक्शन करा दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ या डाइल्यूट के साथ भी, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं। तो क्या बनेगा? एक तो बोरिक एसिड बनेगा,
साथ में NO2 गैस, H2O भी थोड़ा बहुत निकल सकता है। सर जरूरी नहीं है कि आपको इसी के साथ कराना है, आप सल्फर के साथ करा दो, वो भी एक नॉन मेटल ही है, उसमें भी यही होगा, सल्फर का एक एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, साथ में NO2 निकल जाएगी। सर किसी और के साथ बता दीजिए, कार्बन का करा दीजिए। सर हमेशा नाइट्रिक एसिड ही क्यों ले रहे हो, आप सल्फ्यूरिक एसिड लो आपकी बात, चलो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड रख लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी वही बनाएगा H2CO3 साथ में SO2। वो अलग बात है H2CO3 बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है H2O में और CO2 में, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी नॉन मेटल का ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमेशा एक एसिड बनेगा, ये बोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, जो भी नॉन मेटल लिया उसका एक एसिड बन जाएगा। फॉस्फोरस लेंगे, फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, P4 कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, साथ में NO2, H2O भी लिखना हो साथ में लिख लें, वो बॉदर करने वाली बात है नहीं ज्यादा। चलिए सर, ये जितनी भी रिएक्शन आपने कराई हैं एसिड्स में, आपने अभी तक सारी की सारी रिएक्शन कराई है बोरॉन की या नॉन मेटल्स की, आप कह सकते हो, ठीक है। बट हम इस ग्रुप में ऑब्वियसली मेटल्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, तब क्या करेंगे, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, टू रिलीज हाइड्रोजन एंड फॉर्म सॉल्ट। अब किसी के साथ भी रिएक्शन करा लो, चाहे ऑक्सीडाइजिंग हो नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो, कोई मैटर नहीं करता। HCl के साथ, चाहे HCl तो वैसे होता ही नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तो क्या बनेगा AlCl3, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सर अगर Al में सल्फ्यूरिक एसिड होता, सर कौन सा, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड, कोई सा भी होता, वही सॉल्ट बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रोजन निकल जाएगी। सर अगर गैलियम में यही होगा, इंडियम में यही होगा, ठीक है, थैलियम में भी यही होगा। थैलियम में थोड़ा आप सोचो, थैलियम में आप सोचो, मान लो थैलियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, क्या थैलियम सल्फेट ये वाला ही बनेगा ना, है ना, थैलियम +1 में, है ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और यही काम करता है वो पॉइजन की तरह, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। सर जितने भी हमने एसिड्स के साथ रिएक्शन पढ़ी हैं, एक बात का ख्याल रखिएगा, क्या कि एसिड जो जैसे नाइट्रिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं, वैसे हमें जनरली भी नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करनी है, और 3 तरह का जनरल देखा जाता है। एक है 6% नाइट्रिक एसिड परसेंटेज बाय मास, एक है 20%, एक है 60 to 70%। ये कहलाता है वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, दिस इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जो भी आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं एल्यूमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की, थैलियम की या बोरॉन वगैरह की, वो इन्हीं में से पढ़ी हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में से ही पढ़ी है, ठीक है सर। वेरी डाइल्यूट डाइल्यूट सेम है, बस परसेंटेज बतानी थी। बट एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो पता क्या है, अगर 80%, 70 to 80% होता है, बट आप 80% बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो, तो ये कुछ मेटल्स को, पूरे पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल को रेंडर पैसिव कर देता है। सर ये रेंडर पैसिव का क्या मतलब होता है, ये मेटल है, जब भी ये 80% कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, अपने ऊपर लेयर बना लेंगे अपनी ऑक्साइड की। जैसे एल्यूमिनियम बताया था ना, एयर के अंदर वो क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अपने ऊपर लेयर बना लेता है। सिमिलरली ये भी अपने ऊपर मेटल जो है, अपने ऊपर मेटल ऑक्साइड की क्या बना लेंगे, लेयर बना लेंगे। मेटल था,
कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डाला, 80% कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डाला, अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, बना ली। जैसे ही इसने अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, अब ये बाकी बचे हुए नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी बचे हुए नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेंडर पैसिव होना। क्या बोलना होना? रेंडर पैसिव होना, यानी कि रिएक्टिविटी 80% नाइट्रिक एसिड के साथ इन मेटल्स की कम होगी। सर ऐसे मेटल्स कौन से होते हैं? अगले पेज पे लिख देते हैं। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल। इसका निमोनिक इस तरह से बना लेंगे हम, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे उनका मतलब है, स्मॉल लेटर का कोई मतलब नहीं है। आज, कल, फेंकना, है ना, हिंदी में लिख लेना चाहे, आज कल फेंकना पड़ता है 80% कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को। यानी कि ये वो मेटल्स हैं जो 80% कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिलके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे, यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दीज मेटल्स रेंडर पैसिव। रेंडर पैसिव का मतलब वही है, रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी क्वाइट लेस ऑन reaction with 80% concentrated nitric acid। सर क्यों हो जाएगी रिएक्टिविटी बहुत कम? क्यों? क्योंकि अपने ऊपर अपने ही ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर of oxide on its metal। That is action of alkali, यानी कि बेसिस के साथ NaOH वगैरह के साथ कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले बात करेंगे बोरॉन के बारे में। बोरॉन नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली ये जनरली एल्कलीज के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता। बहुत हाई टेम्परेचर पे, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 773 केल्विन के आसपास, ये एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम बोरेट बना लेता है। जैसे बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज एट room temperature but at high temperature, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, it forms borates along with hydrogen। सर एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए, बोरॉन का रिएक्शन KOH के साथ रूम टेम्परेचर पर कोई नहीं होगा, बट अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ये बनाएगा K3BO3 साथ में हाइड्रोजन। सर व्हाट अबाउट अदर्स लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एल्यूमिनियम और गैलियम जो होते हैं वो एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया आपको, ठीक है, कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक। सर व्हाट अबाउट इंडियम एंड थैलियम। इंडियम एंड थैलियम जो है वो एम्फोटेरिक मेटल्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो इसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। एसिड के साथ तो करेंगे बट बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम एंड गैलियम reacts with alkalis as they are amphoteric metals। एसिड के साथ तो रिएक्ट कर ही रहे थे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। सर रिएक्शन बता दो। एल्यूमिनियम की बता देते हैं, वैसे बहुत बार बताई हुई है रिएक्शन। एल्यूमिनियम का रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको, बनाएगा ये NaAlO2 दैट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट,
और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। कई बुक्स में इसको Na ब्रैकेट में AlOH का होल 4 भी लिखा हुआ है, वो हीट करने पर यही बनाता है। ठीक है सर, इंडियम एंड थैलियम डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज, डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। आपको इतना तो अभी तक पता चल ही चुका होगा, जब भी ये ऑक्साइड बनाएंगे तो इसी फॉर्म की बनाएंगे, M2O3। M का मतलब है कोई भी 13 ग्रुप का मेटल, B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 और Tl2O3। हालांकि Tl2O3 की क्वांटिटी बहुत कम होगी, क्यों? क्योंकि ये क्या शो करेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। Tl2O3 की जगह जनरली यहां पर आना चाहिए था Tl2O, वो ज्यादा स्टेबल होगा, Tl2O3 कम स्टेबल होगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात करते हैं। ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, दैट इज BOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, GOH का होल थ्राइस, InOH का होल थ्राइस, और यहां पर भी क्या आना चाहिए था, TlOH आना चाहिए था। कारण आपको पता ही है कि ये बहुत कम स्टेबल होगा, थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, मेन बात पे आते हैं, मेन बात पे। ऑक्साइड्स को हम लोग यहां पर बोलते हैं हम ऑक्साइड्स को बोलते हैं सेस क्यू ऑक्साइड। इन ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड। सर इनको सेस्क्यू ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्यों? ठीक है, यहां पर एक एटम एलिमेंट का 1.5 एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, 2 एटम बोरॉन के, 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, 2 एटम 3 के साथ जुड़े हुए हैं, 2 बोरॉन 3 ऑक्सीजन के जुड़े हुए हैं, तो एक बोरॉन कितने के साथ जुड़ा होगा, 1.5। इसका सेस्क्यू का मतलब यही होता है, 1.5। ठीक है, तो सारी को सेस्क्यू ऑक्साइड क्यों बोलते हैं वो आपको पता चल गया है। ठीक, दूसरी बात सर, इनका नेचर बताइए, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है। ठीक है, ये दोनों एम्फोटेरिक होती हैं, सिमिलरली ये दोनों भी एम्फोटेरिक होती हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करिए, इनके बारे में, ये दोनों बेसिक, सिमिलरली ये दोनों भी बेसिक। सर इसके बारे में बात करिए, ये तो आपने फिजिकल में भी पढ़ा होगा, बोरिक एसिड है ये, H3BO3, है ना, लिखा ऐसे जाता है, लगे देखने में लगे कि ये बेस है, रियलिटी में ये बोरिक एसिड है। ठीक है सर, इसके बारे में बताइए, ये ज्यादा एसिडिक होता है, कम बेसिक होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। हमें ये पता तो चल गया कि ये एम्फोटेरिक होती हैं, या ये भी एम्फोटेरिक होते हैं। अगर कोई कहे जी इनको प्रूव कर दो, तो लोग प्रूव कर देते हैं, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड को प्रूव कर देते हैं कि ये एम्फोटेरिक है। भाई ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो यहां पर NaAlO2 H2O, ऊपर भी AlCl3H2O। क्या पता चला इन रिएक्शन से, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होती हैं, above reaction proves aluminum oxides are amphoteric in nature. Amphoteric in nature. ठीक है सर, अगर सारे हाइड्रोक्साइड्स में से बात करो, सारे हाइड्रोक्साइड्स में से बात करो, ट्राई हाइड्रोक्साइड्स में से बात करो, ट्राई हाइड्रोक्साइड्स में से, तो सिर्फ बोरिक एसिड है जो वाटर में डिसॉल्व होता है, बाकी कोई वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, बट आपको ये भी पता है कि थैलियम ट्राई हाइड्रोक्साइड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मेनली एग्जिस्ट करता है TlOH में, वो वाटर में सॉल्युबल होता है, वो वाटर में सॉल्युबल होता है। अमंग द हाइड्रोक्साइड्स ओनली बोरॉन का ट्राई, ऐसे लिखना चाहिए था, अमंग ट्राई हाइड्रोक्साइड्स ओनली BOH का होल थ्राइस इज सॉल्युबल इन वाटर अलोंग विद TlOH। ठीक है, ये तो पता बिल्कुल रिजेंबल करता है, इस चैप्टर के शुरू में ही बताया था,
13th ग्रुप के स्टार्ट में ही बताया था, एल्कलीज को रिजेंबल करता है ना, डक, बिल्ड, प्लेटिपस। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। मेरे ख्याल से मतलब तो समझ आ गया होगा। 13th ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे, 13th ग्रुप की हैलाइड बन जाएगी, लाइक बोरॉन प्लस X2 गिव्स यू BX3। जनरली ये X जो है या तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन काफी एक्सप्लोसिव होती है। ठीक है सर। तो 4 तरह की हैलाइड बन सकती है, BF3 बन सकता है, BCl3 बन सकता है, BBr3 बन सकता है, BI3 बन सकता है। यस, अगर मैं कहूं ये चारों हैलाइड्स एसिडिक नेचर की हैं, लुईस एसिड्स हैं, और इनका लुईस एसिडिक करेक्टर विद द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, बट सबसे कम होता है। रीजन मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज किया होगा, तो आपको मेरे रिवाइज करवाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लुईस एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। सर रीजन क्या है? रीजन ये तो एरो से ही पता चल गया था। रीजन क्या है? बिकॉज बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। यहां पर 2p के पास वैकेंट ऑर्बिटल है सर, वो तो हर किसी बोरॉन के पास होगा। कौन सी नई बात बता रहे हो आप? हर एक बोरॉन के पास 2p वैकेंट ऑर्बिटल होता ही होता है। ठीक है, बट यहां पर फ्लोरीन के पास 2p फुली फिल्ड है, क्लोरीन के पास 3p फुली फिल्ड है, यहां पर ब्रोमीन के पास 4p फुली फिल्ड है, और यहां पर 5p फुली फिल्ड है। यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाती थी काफी ज्यादा, यहां पर कम होती थी, यहां पर बिल्कुल कम, यहां पर उससे भी कम। मतलब बिल्कुल कम मतलब कम हो जाए, यहां पर सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग, उससे कम बैक बॉन्डिंग, उससे कम बैक बॉन्डिंग, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। यहां पर तो बिल्कुल ही कम, मतलब कि ये यहां पर भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो जाती थी, फ्लोरीन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे देता था। मैं रिपीट कर देता हूं, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो जाती थी, फ्लोरीन अपने उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे देता था। ठीक, यानी कि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होने लगता था, तो उसको बाहर से लोन पेयर नहीं लेना पड़ेगा, लुईस एसिडिक टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, फ्लोरीन यहां पर बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा बोरॉन को, तो सॉर्ट ऑफ इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने लगेगा, तो इसको बाहर से लोन पेयर नहीं लेना पड़ेगा। जिसको बाहर से लोन पेयर लेना पड़ता है वो लुईस एसिडिक होता है। यहां पर बैक बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि आयोडीन बोरॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो बोरॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर से लोन पेयर लेना पड़ेगा, यानी कि इसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ठीक सर, ये तो आपने बोरॉन की हैलाइड्स का क्या बताया है, लुईस एसिडिक कैरेक्टर बताया है। बट आप ये बताओ, सारी हैलाइड्स, चाहे वो बोरॉन की हो, चाहे एल्यूमिनियम की हो, चाहे गैलियम की हो, इंडियम की हो, थैलियम की क्यों नहीं लिखी? पता ही है TlX3 बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो वो सारी लुईस एसिडिक होंगी। हाँ, सारी लुईस एसिडिक होंगी, क्योंकि सबके पास ही 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना लेंगे, तो इसका मतलब 6 ही तो हुए, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, लोन पेयर लेने की टेंडेंसी है। चाहे बोरॉन के हैलाइड हो, एल्यूमिनियम की हो, गैलियम की हो, इंडियम की हो, थैलियम मैंने बता दिया कि कम बात करेंगे हम लोग। कोई भी इनके ट्राई हैलाइड्स हो, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेंट्रल एटम के पास 3 ही होंगे, 3 बॉन्ड बनाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, स्टिल दे आर शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो सारे लुईस एसिडिक है, तो लुईस एसिडिक टेंडेंसी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगी? डिक्रीज होगी। बोरॉन की ट्राई हैलाइड सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक होंगी, एल्यूमिनियम की उससे कम, गैलियम की उससे कम, इंडियम की उससे कम। थैलियम के बारे में बात नहीं करी, पता ही है TlX3 बनाता ही नहीं वो, साइज बढ़ने के कारण हो रहा है ऐसा। और बात करते हैं, अगर आप 13th ग्रुप में से बोरॉन के बारे में बात करेंगे, तो बोरॉन अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। ये भी पढ़ रखा है हमने, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट क्या कुछ ऐसा होगा, 1s2 2s1 2p2।
क्या बोरॉन 3 तो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? हाँ बना सकता है, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है? यस। क्या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? यस, जिसमें ये असेप्टर की तरह काम करेगा, जिसमें ये असेप्टर की तरह काम करेगा। यस सर, ठीक है। तो बोरॉन अपने मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? 4 बना सकता है, और अपने 4 से ज्यादा नहीं बना सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। गॉट इट सर, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के एब्सेंस के कारण ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। बट आपको पता है एल्यूमिनियम हो, गैलियम हो, इंडियम हो, थैलियम हो, ये सेकंड शेल में है। एल्यूमिनियम थर्ड में होगा, थर्ड में 3D होता है। गैलियम फोर्थ में होगा, 4D होता है। इंडियम 5 में होगा, 5D होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को 4 से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, 4 से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट एल्यूमिनियम, गैलियम कैन इंक्रीज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितनों के साथ बॉन्ड बनाई होगी, बियॉन्ड 4 ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो तो ये बना लेता है AlF6 नेगेटिव, ठीक है, बट बोरॉन जो है वो BF6 नेगेटिव नहीं बना सकता। रीजन पता चल गया। बोरॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 6 बॉन्ड्स बना ही नहीं सकता। एल्यूमिनियम बना सकता है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, जो बाकी हैं बोरॉन के हैलाइड्स के अलावा, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, इनकी जो फ्लोराइड्स होती हैं वो आयनिक होती हैं और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई बताने वाली बात थी नहीं, फजांस रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है। फ्लोराइड्स जनरली क्या होती हैं? आयनिक होती हैं, क्योंकि एनायन उनमें छोटा होता है। जितना बड़ा एनायन होता था, लार्ज एनायन होता था, कोवलेंट होती थी। F नेगेटिव आयन छोटा एनायन होता है, छोटा होता है, तो उसमें आयनिक होंगी। कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन बात यह है पढ़ने वाली। फ्लोराइड्स को छोड़ दीजिए, यानी कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड को छोड़ दो, गैलियम फ्लोराइड को छोड़ दो, इंडियम फ्लोराइड को छोड़ दो, थैलियम फ्लोराइड को छोड़ दो। बात करो क्लोराइड्स की, ब्रोमाइड्स की, आयोडाइड की। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, गैलियम क्लोराइड, गैलियम ब्रोमाइड, इस तरह की चीजों की। ठीक है सर, ठीक है। जो ऑल अदर हैलाइड्स होंगी वो कोवलेंट होंगी, कोवलेंट होंगी। कोई बताने वाली बात है नहीं। हैलाइड्स का साइज बढ़ गया, क्लोराइड आयन बड़ा होता है, बड़ा होगा, ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा, कोवलेंट होगा ये। ठीक है, एंड दे कैन नॉट शो बैक बॉन्डिंग। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बैक बॉन्डिंग नहीं शो कर सकती। क्या बोरॉन फ्लोराइड कर सकती है? हाँ कर सकती है, बट एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं कर सकती। सर क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, क्यों नहीं कर सकती नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं, फिर इस लाइन का भी मतलब बताता हूं। Al वैकेंट p ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल सर है अवेलेबल, तो बताओ क्यों नहीं कर सकती? BF3 में भी तो ऐसा ही होता था। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता था, फ्लोरीन के पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता था। फुली फिल्ड वाला वैकेंट वाले को इलेक्ट्रॉन दे देता था, बैक बॉन्डिंग। यहां पर भी हो सकता है, इसके पास भी वैकेंट है, इसके पास भी फुली फिल्ड है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो वैकेंट है वो 3p है, जो फुली फिल्ड है वो भी 3p है। 3p और 3p आपस में बैक बॉन्डिंग नहीं शो कर सकते। बैक बॉन्डिंग तभी होती थी या तो दोनों 2 सेकंड शेल के होते, ये भी सेकंड शेल का, ये भी सेकंड शेल का, या एक सेकंड का और एक थर्ड का, एक सेकंड का और एक थर्ड का, यानी कि ये सेकंड हो जाता, ये थर्ड हो जाता, ये सेकंड हो जाता, ये थर्ड हो जाता, तब भी बैक बॉन्डिंग हो सकती थी। ठीक है, बट बैक बॉन्डिंग कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों थर्ड के हो, एक थर्ड का हो, एक फोर्थ का हो, एक फोर्थ का हो, एक फिफ्थ का हो, ऐसा बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो इतना तो पता चल गया कि AlCl3 बैक बॉन्डिंग नहीं शो कर सकता, नहीं शो कर सकता। इसका मतलब सॉर्ट ऑफ इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी ऑलमोस्ट नील के बराबर है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है ना, BF3 में तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे देता था बोरॉन को, सॉर्ट ऑफ उसका ऑक्टेट क्या हो जाता था? कंप्लीट हो जाता था, नॉट कंप्लीटली बट सॉर्ट ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता था। AlCl3 में तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? इसी कारण ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? डाइमर की तरह। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? डाइमर की तरह। इस बात से हमें यह कंक्लूजन मिला
जो बैक बॉन्डिंग शो कर लेते थे, जैसे BF3 बैक बॉन्डिंग शो कर लेता था, तो वो BF3 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, B2F6 नहीं बनाता है। BCl3 में बैक बॉन्डिंग हो जाती थी तो वो B2Cl6 नहीं बनाता है। बट अगर आप बात करें AlCl3 की, वो बैक बॉन्डिंग नहीं शो कर सकता, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक AlCl3 दूसरे AlCl3 के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है? डाइमर। क्या बनाता है? डाइमर। सर डाइमर क्या होगा? बात करते हैं। ये देखिए, एक AlCl3 दूसरा AlCl3। क्लोरीन के पास सबको पता है कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक तरफ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट। एक तरफ सिंपल, दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट। एक तरफ सिंपल, दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट। एक तरफ सिंपल, दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से ये अपना डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और अगर ये भी पूछा जा सकता है, यहां पर एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन, 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, sp3 स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, ऑब्वियसली 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। और बेटा इसी के साथ हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट फिनिश हो गई हैं 13 ग्रुप एलिमेंट्स की। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत और बताएंगे और स्टार्ट कर देंगे 13 ग्रुप एलिमेंट्स के कंपाउंड। ठीक है, मैं एक बता तो दिया ही है वैसे मैंने आपको कि आपको एक शीट दे रहे हैं हम, ठीक है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की होगी। ठीक है, फिर भी एक बार मैंने बोला क्लास में दोबारा बता दे कि जो इसमें जेईई मेन 2021 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप अटेम्प्ट करिएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जी आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।